हाय एवरीवन, मेरे पीछे विनफास्ट की एक बहुत ही स्पेशल कार है क्योंकि ये अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है लेकिन बहुत जल्द होने वाली है और इसकी एक्सक्लूसिव ड्राइव के लिए हम लोग यहाँ वियतनाम आए हैं। इसका नाम है VF MPV7 एंड एज द नेम सजेस्ट ये एक 7 सीटर MPV है, इलेक्ट्रिक है और इस एक्सक्लूसिव ड्राइव में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये ड्राइव करने में कैसी है, इसका इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, डिज़ाइन के ऊपर बात करेंगे, पावर, परफॉर्मेंस, फीचर्स और रेंज के ऊपर भी बात करेंगे। सो मेक श्योर कि ये वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि क्या आप लोगों को इस गाड़ी के लिए वेट करना चाहिए। वेलकम टू कार इंडिया। और आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की। डिज़ाइन जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट है। फ्रंट में आपको ये सिग्नेचर LED लाइट बार मिलेंगे जो एंड टू एंड रन कर रहे हैं। विनफास्ट का लोगो हो गया, ऑटो LED हेडलैम्प्स हो गए आपके। साइड में आओगे तो आप नोट करोगे 19 इंच व्हील्स हैं एंड बिकॉज ऑफ इतने बड़े व्हील्स इसका जो प्रोपोर्शन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। नाउ द पॉइंट इज़ कि अभी हमें क्लियर नहीं है कि इंडिया में 19 इंच ही आएंगे या फिर एलॉयज़ का साइज़ है वो थोड़ा छोटा होगा। इधर आपका चार्जिंग पोर्ट हो गया, सो 10 to 70% तक ये 30 मिनट्स के अंदर चार्ज हो सकती है। 183 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, अनलैडन, और काफ़ी बड़ा बड़ा विंडो एरिया है एंड आई रियली लाइक दिस क्रोम लाइन जो कि विंडो पे दी गई है। कमिंग टू द रियर प्रोफाइल, आपको अगेन V शेप में ही कनेक्टेड DRLs दिखेंगे विनफास्ट लोगो के साथ एंड VF MPV की बैजिंग हो गई। ओवरऑल प्रोफाइल रियर वाली भी काफ़ी अपराइटिश है एंड दूर से देखने में ना एक्चुअली ये काफ़ी सफारी जैसा लुक भी देती है। नाउ यहाँ पे हैं ही तो थोड़ी सी बूट की बात भी कर लेते हैं। तो एज़ यू कैन सी, अगर आप सामान कैरी करना चाहते हो तो सीट्स को लिटा सकते हो और वो पूरा फ्लैट फ्लोर आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारा कार्गो स्पेस मिल जाएगा। यहाँ नीचे थोड़ा बहुत आपके टूल्स वगैरह के लिए जगह दी गई है और जब 7 लोग इसमें बैठे हुए हैं तो ऐसी कुछ दिखती है बूट। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इन सीट्स को अपराइट करके यहाँ पे आपकी जो कैबिन ट्रॉली होती है वो आराम से कैरी करके जा सकते हो। काफ़ी डिसेंट बूट है, मतलब जो किया कैरेंस क्लेविस EV है उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक कंपेरेबल है। बट अनलाइक क्लेविस EV, यहाँ MPV7 में आपको किसी तरह की फ्रंट स्टोरेज नहीं मिलती। एटलीस्ट जो कार हम ड्राइव कर रहे थे उसमें तो नहीं थी। ओके, नाउ ड्राइविंग दी विनफास्ट VF MPV7। नाउ क्योंकि ये एक एक्सक्लूसिव ड्राइव है तो वी आर ड्राइविंग इट ऑन द विनफास्ट का ADAS टेस्टिंग ट्रैक। बेसिकली फ्रंट व्हील्स को पावर कर रही है मोटर, वो 204 हॉर्स पावर डेवलप करती है प्लस 280 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और जो पावर की डिलीवरी है वो आपको काफ़ी लीनियर लगेगी। 3 तरह के ड्राइव मोड्स है, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट ड्राइव मोड, और इस मोटर को पावर करता है एक 60 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जिसके लिए विनफास्ट का कहना है कि आपको 500 किलोमीटर्स की रेंज ये निकाल के दे देगा। हालांकि दिस इज़ समथिंग जो अभी हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट डोंट वरी, जैसे ही गाड़ी इंडिया में लॉन्च हो जाएगी हम श्योरली इसका प्रॉपर रेंज टेस्ट करके आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टीयरिंग नाइस एंड डायरेक्ट है, काफ़ी शार्प है एक्चुअली, लेकिन इसके डायनेमिक्स इतने खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसमें ज़्यादा बॉडी रोल आपको फील होगा, प्लस क्योंकि ये सीट्स में भी जो साइड बोस्टिंग्स है इतनी खास अच्छी नहीं है, तो या दिस इज़ नॉट द कार जिसको आप पहाड़ों पे ले जा करके उसके साथ फन करना चाहोगे। राइड क्वालिटी, वेल अभी जिस टेस्ट ट्रैक पे हम ड्राइव कर रहे हैं ये काफ़ी स्मूथ है, लेकिन जो छोटी मोटी इम्परफेक्शंस है इस ट्रैक के ऊपर उससे ये ज़रूर हल्का बहुत पता चल रहा है कि थोड़ी सी बिजियर साइड पे है। बट ऑनेस्टली राइड क्वालिटी के ऊपर जो भी कॉमेंट्स हैं वो विल डिस्कस वंस जब हम इसको इंडिया में ड्राइव करेंगे। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस, तो देखिए विनफास्ट का क्लेम है कि VF MPV7 10 सेकेंड्स के अंदर एक्सेलरेट हो सकती है। सो लेट्स चेक इट आउट। एक्सेलरेशन क्विक है लेकिन रैपिड नहीं है, काफ़ी प्रिडिक्टेबल है एंड वाइल एक्सेलरेटिंग आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होती है। ओके, 130, 140, 42, या 150 एंड ब्रेकिंग। ब्रेक का फील भी आपको काफ़ी पॉजिटिव लगेगा, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। इसमें आपको 3 तरह के रीजन मोड भी मिलते हैं, लो, मिड एंड हाई, और इवन जो हाई रीजन मोड है ना उसमें भी रीजन परफॉर्मेंस इतनी खास स्ट्रॉन्ग आपको फील नहीं होगी। प्लस इसमें आपको सिंगल पेडल ड्राइव मोड भी नहीं मिलता है। अगर आप मेरे फ्रंट में नोट करोगे तो किसी तरह का स्पीडोमीटर या ड्राइवर डिस्प्ले नहीं है। जितनी भी सारी की सारी ड्राइव रिलेटेड डिटेल्स है वो सारी की सारी यहाँ इस स्क्रीन पे आती है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्रीन इतनी खास बड़ी नहीं है। सेकेंडली इस स्क्रीन पे आपको अच्छा खासा रिफ्लेक्शन भी दिखता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है बिकॉज आपको
रोड से अपनी नज़रें हटा करके यहाँ पे देखना पड़ता है कि आप किस स्पीड पे चल रहे हो। हालांकि काफ़ी सारी डिटेल्स ही आपको डिस्प्ले कर देता है, जैसे कि आप थ्रॉटल कहाँ पे रख रहे हो, रीजन कितना स्ट्रांगली यूज़ हो रहा है, योर बैटरी परसेंटेज एंड एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पे ना एक बड़ी प्रॉब्लम भी है कि जितने भी सारे कंट्रोल्स हैं ना गाड़ी के, वो सारे के सारे यहीं हैं इसी स्क्रीन में। जैसे कि अगर आपको ड्राइव मोड्स चेंज करने हैं, यहाँ पे है, रीजन मोड यहाँ पे है, अगर आपको मिरर्स की सेटिंग करनी है ORVMs की, तो वो यहाँ पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि वाइल ड्राइविंग यू कैन नॉट एडजस्ट द ORVMs। इस पर्टिकुलर कार में जिसको अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, इसमें सिर्फ रियर व्यू कैमरा है। हालांकि उसकी जो क्वालिटी है वो डिसेंट इनफ है। अब देखना ये है कि इंडिया में जो गाड़ी आएगी उसमें क्या 360 डिग्री कैमरा होगा या फिर सिर्फ रियर व्यू कैमरा होगा। प्लस जब ये लॉन्च होगी हमें ये भी पता चलेगा कि क्या इसमें आपको पावर्ड सीट्स मिलेंगी, वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। एंड उन सब डिटेल्स के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। इन द मीन टाइम आइए इसके केबिन को डिस्कस करते हैं, जहां आपको डैशबोर्ड थोड़ा खाली खाली सा लगेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यहाँ ड्राइवर के लिए किसी तरह की डायल्स नहीं है। डोर पैनल और सेंटर आर्मरेस्ट में आपको सॉफ्ट टच दिया गया है। उसके अलावा केबिन में ज्यादातर आपको प्लास्टिक का यूज दिखेगा, हालांकि प्लास्टिक की क्वालिटी आपको डिसेंट लगेगी। ड्राइव सिलेक्टर यहाँ कॉलम पर माउंटेड है। केबिन में स्टोरेज स्पेसेस की आपको कमी नहीं लगेगी। कप होल्डर्स को भी नाइसली प्लेस किया गया है और यहाँ सेंट्रल कंसोल में आपको नीचे भी स्पेस दिया गया है। 10.1 इंच की इस टच स्क्रीन को जो स्पीकर्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी आवाज आपको ओके लगेगी। और एक बार नजर डालिए इसके डोर हैंडल पे, जो काफी यूनिक है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसमें जो आपको IRVM मिलता है वो फ्रेमलेस तो है, लेकिन ऑटो डिमिंग नहीं है। और ये है इसमें मिलने वाले सभी फीचर्स जो कि आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। और ये हैं ऐसे कुछ फीचर्स जो हमें इसमें मिसिंग लगे। अदर देन दैट NVH इस गाड़ी का इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, क्योंकि हाई स्पीड्स पे, क्रूजिंग स्पीड्स पे अच्छी खासी एयर नॉइज़ केबिन के अंदर फिल्टर हो रही है। टायर नॉइज़ भी ठीक ठाक ऐसा लग रहा है कि केबिन के अंदर आती है। एंड विजिबिलिटी इज़ समथिंग जिससे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना इशू नहीं होगा। मतलब ORVMs का व्यू अच्छा है, IRVM से भी व्यू अच्छा है, ऑल अराउंड आपको काफ़ी ग्लास एरिया मिलता है, तो विजिबिलिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थोड़ा सा इसकी सेकेंड रो की बात भी करते हैं। तो जैसा कि आप नोट कर सकते हो, स्पेस वाइज हेडरूम काफ़ी अच्छा है, लेग रूम, नी रूम कोई कमी नहीं है वहाँ पे। अंडर थाई सपोर्ट भी आपको काफ़ी जेनरस लगेगा। ओवरऑल स्पेस वाइज आपको किसी तरह की एज सच कोई शिकायत नहीं होगी। एक अच्छी बात यह है कि जो ये सेकंड रो बेंच है ना, ये काफ़ी रेज्ड अप पोजीशन पे है, जिस वजह से आप थोड़ा सा फ्रंट रो सीट से थोड़ा ऊपर बैठते हो, जिससे आपको आगे जो रोड का व्यू मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। सीट्स का जो कंफर्ट है ना, ये आपको ठीक ठाक लगेगा, बट कुछ ज़्यादा ही ये आपको कुशनी लगेगी। सपोर्ट इतना खास नहीं है इनका। यहाँ पे आपको किसी तरह का आर्मरेस्ट नहीं दिखेगा। विंडोज़ के लिए सनशेड्स नहीं है, बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, वेल छोटी इलेक्ट्रिक सनरूफ भी नहीं है। सेकंड रो में तीनों ही पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। सेफ्टी वाइज इसमें आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं स्टैंडर्ड, ABS, EBD, अन्य फीचर्स जो भी हैं आप इस स्लेट में नोट कर सकते हैं। ADAS हाल फिलहाल जो कार हम ड्राइव कर रहे हैं इसमें तो नहीं है। एक अच्छी चीज़ जो आपको यहाँ सेकंड रो में फील होगी कि फ्लोर आपको फ्लैट मिलता है, तो इधर उधर मूव करना भी ईजी है। हालांकि एक चीज़ जो खास अच्छी नहीं लगेगी आपको, इस बेंच की विड्थ। इवन दो ओवरऑल ये गाड़ी काफ़ी वाइड है, तो 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, बट जो ये बेंच है ये इतना खास वाइड नहीं है। एज अ रिज़ल्ट 3 लोगों को यहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइट फील होगा। फर्दरमोर यहाँ आपको अपने लिए रियर AC वेंट्स मिलते हैं, USB चार्जिंग पोर्ट्स हैं, थोड़ा सा यहाँ स्टोरेज स्पेस है, डोर बिन्स में भी जो स्पेस है वो ठीक ठाक है। थर्ड रो में एंट्री करने के लिए ये जो सेकंड रो बेंच है पूरा ही टम्बल डाउन होता है, लेकिन टम्बल डाउन करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसको प्यार से टम्बल डाउन नहीं कर सकते हो। बेसिकली आपको इसको झटके से टम्बल डाउन होने देना पड़ता है, सी लाइक दिस। एंट्री के लिए जो पैसेज है आपको ठीक ठाक मिलता है, एंड देन यू कैन जस्ट सीट को आप ऐसे, बड़ी भारी सीट्स बड़ी भारी है, ऐसे अपराइट कर सकते हो ना। वन थिंग टू नोट कि जो ये थर्ड रो सीट्स हैं ये थोड़ा सा ऊपर को रेज्ड हो रखी हैं, स्टेप है यहाँ पे। अब इस स्टेप की वजह से 2 चीज़ें होती है। पहली तो आपको लेग रूम ठीक ठाक मिलता है, यहाँ सेकंड बेंच के नीचे ठीक ठाक लेग रूम है, तो पैर वगैरह रेस्ट करने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नी रूम भी आपको ठीक ठाक लगेगा, वहाँ भी कोई कंप्लेंट नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक आपको मिलता है। हाँ, यंग ऑक्यूपेंट्स यहाँ इस सीट पे कंफर्टेबल रहेंगे। फर्दरमोर आप इस सीट के रिक्लाइन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अभी ये फुली रिक्लाइंड है,
आप चाहो तो इसको थोड़ा सा अपराइट कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपको बूट में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान लोड करना हो तो। ओवरऑल अगर मैं इसके इंटीरियर को समराइज़ करूँ ना, तो कलर कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपको घुटन फील नहीं होगी। विंडोज़ से भी आपको ठीक ठाक सनलाइट मिलती है, अगेन क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको फील नहीं होगा। एंड ओवरऑल स्पेस वाइज भी आपको ऐसा कोई मेजर कंप्लेंट नहीं होगी। और यहाँ थर्ड रो सीट में छोटी मोटी ट्रिप्स के लिए अडल्ट्स आराम से एडजस्ट कर लेंगे बिना किसी कंप्लेंट के। हाँ, ये है कि लॉन्ग ट्रिप्स में वो शायद यहाँ पे इतने कंफर्टेबल ना रहें। अच्छा, आपके एसी के कंट्रोल्स यहाँ ऊपर दिए हुए हैं और इसमें आप एसी को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। तो यहाँ ब्लोअर के कंट्रोल्स भी हैं। तो बेसिकली 6 सेटिंग्स है यहाँ पे आपके ब्लोअर के लिए। मोर ओवर जो यहाँ थर्ड रो में बैठेंगे उनको अपने लिए कप होल्डर भी दिया हुआ है, थोड़ी सी और स्टोरेज स्पेस दी हुई है मोबाइल फ़ोन वगैरह रखने के लिए, लेकिन किसी तरह का कोई चार्जिंग पोर्ट या 12 वोल्ट सॉकेट मुझे नहीं दिख रहा है, विच इज़ अ बमर। होना चाहिए था, स्पेशली आजकल के सिचुएशन के हिसाब से। बट आई लाइक द एयर वेंट्स, इनका फ्लो काफ़ी अच्छा है एंड दे आर ईजी टू एडजस्ट। ओके, नाउ अब समराइज़ करते हैं विनफास्ट VF MPV 7 को। तो देखिए 7 सीट्स मिलती है, स्पेस आपको अच्छा लगेगा। थर्ड रो भी एक्चुअली अच्छी है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, पावर एंड परफॉर्मेंस भी आपको डिसेंट इनफ लगेगी। मतलब ये इतनी रैपिड नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है आपको काफ़ी प्रेडिक्टेबल और लीनियर डिलीवर करती है। रेंज वाइज हालांकि विनफास्ट का क्लेम तो 500 किलोमीटर्स का है, लेकिन विल डेफिनेटली टेस्टेड जब ये लॉन्च हो जाएगी। ओवरऑल डिज़ाइन भी इसका एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट और अच्छा लगता है, मतलब अट्रैक्टिव गाड़ी है। हाँ, हालांकि राइड क्वालिटी वाइज थोड़ी सी ये बिजी लगी, बट उसके ऊपर जैसा मैंने बताया ना कि कोई भी प्रॉपर कमेंट हम अभी इंडिया लॉन्च के लिए रिजर्व रखते हैं। नाउ कमिंग टू द प्राइसेस, अभी तो हमारे पास प्राइसेस इसके हैं नहीं, लेकिन जैसा कि विनफास्ट का रिकॉर्ड अभी तक हम देखते हुए आए हैं, दे आर गोइंग टू प्राइस इट वेरी एग्रेसिवली। अब यहाँ पे देखना ये है कि क्या वो इसको अर्टिगा, जो कि बेसिकली एक पेट्रोल प्लस CNG ऑप्शन में आपको मिलती है, और किया कैरेंस क्लेविस EV के बीच में अगर एग्रेसिवली प्राइस कर पाए, तो ये डेफिनेटली एक ऐसी डील होने वाली है जिसको आप इग्नोर तो नहीं कर पाओगे। बाकी अब आप लोगों की बारी है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। एंड आगे की ड्रिल तो आपको पता ही है, यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।